आप करेंगे सॉल्व। ओके, चोको किंग लिमिटेड produces and markets various brands of chocolate having annual demand of 80,000 kilograms। अच्छा, पहले हमारा काम था डिमांड कैलकुलेट करने का, तो उसके लिए इसने कहा है जो चॉकलेट्स है उसकी डिमांड 80,000 है। डी कैलकुलेट करेंगे, फिनिश्ड प्रोडक्ट की डिमांड है 80,000 किलोग्राम्स, लेकिन ये हमारा रॉ मटेरियल नहीं है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ कोको पाउडर। ये हम लास्ट क्लास में देख चुके थे कि कोको पाउडर हमारा रॉ मटेरियल है, चॉकलेट हमारा रॉ मटेरियल नहीं है, which is main component of the chocolate and represents 90% of total ingredients। तो चॉकलेट बनाने में जितना भी इंग्रेडिएंट यूज होता है उसमें 90% कोको पाउडर है, ठीक है। तो 80,000 का 90%, हमें चाहिए 72,000 किलोग्राम्स ऑफ कोको पाउडर। अच्छा, आगे इसने कहा है कि कॉस्ट पर केजी इज 600। ये हमारी होगी परचेज कॉस्ट। प्रोसेस लॉसेस आर 4% ऑफ इनपुट, यानी अगर आपको 72,000 किलोग्राम्स इनपुट करने हैं तो इनपुट का 4% जाया हो जाएगा। इन दैट केस ये 72,000 खुद 96% होने चाहिए। तो अगर 72,000 90% है, सॉरी 96% है, तो हमारी डिमांड बनेगी 75,000 किलोग्राम्स ऑफ कोको पाउडर। ये हमारे कोको पाउडर यानी रॉ मटेरियल की एनुअल डिमांड बन गई। तो डिमांड हमने कैलकुलेट कर ली 75,000 केजीज। उसके बाद परचेज एंड स्टोरेज कॉस्ट्स आर एज फॉलोज। एनुअल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफिस। यहां देखो, लास्ट जो हमने क्वेश्चन किया था प्रीवियस क्लास में, जो हमने खुद से सॉल्व किया था, उसमें उसने प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट की टोटल कॉस्ट दी थी, जिसमें से 40% फिक्स्ड था एंड 60% वेरिएबल था। यह हम अपने इनिशियल लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जितना भी खर्चा फिक्स्ड है उसको हम कुछ भी नहीं कर सकते, लिहाजा उसको कंसिडर करना भी फजूल है। बाकी जो सिर्फ वेरिएबल एलिमेंट है हम उसको कंसिडर करेंगे। अच्छा, अब ऑर्डरिंग कॉस्ट में इसने हमें बताया कि हमारे प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट की एनुअल कॉस्ट जो कि वेरिएबल है वो 6 मिलियन है, एंड टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स इज एस्टिमेटेड एट 120। और पूरी कंपनी में जो ऑर्डर्स प्लेस किए जाते हैं वो 120 ऑर्डर्स हैं। तो आपका 60 लाख रुपए का खर्चा है 120 ऑर्डर्स प्लेस करने का। तो फी ऑर्डर हमारी कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट है 50,000। तो ईओक्यू के लिए हमें डिमांड मिल गई
हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट मिल गई। नेक्स्ट ये कहता है स्टोरेज एंड हैंडलिंग कॉस्ट इज 20 रुपीज पर किलोग्राम पर मंथ। हमें पता है कि होल्डिंग कॉस्ट यानी सी एच जब हम लिखते हैं तो सी एच का मकसद है होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अच्छा, एक इसमें आ गई स्टोरेज कॉस्ट, जो कि है 20 रुपीज पर केजी पर मंथ। इसको पर एनम करने के लिए हमने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। और दूसरी इसकी है अदर कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट क्या है, होल्डिंग कॉस्ट क्या है, बात एक ही है। ये भी है पर केजी पर मंथ। ठीक है, तो ये बना हमारा 240 और ये बना 60। तो हमारी होल्डिंग कॉस्ट इज 300 रुपीज पर किलोग्राम पर एनम। चोको किंग लिमिटेड मेंटेन्स अ बफर स्टॉक ऑफ 2000 केजीज। बफर स्टॉक हमने पढ़ा था, सेफ्टी स्टॉक होता है। सेफ्टी स्टॉक से हमारी होल्डिंग कॉस्ट पे फर्क आता है। अच्छा, पहले हम ईओक्यू निपटा लेते हैं। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने किया भी होगा, तो डेटा मैच करके आप फाइनली मुझे क्विकली ईओक्यू बता दें। टू ऑर्डरिंग कॉस्ट, डिमांड, होल्डिंग कॉस्ट पर केजी पर एनम। यस, ईओक्यू कितना आया था? 5000। ठीक है, ठीक है, ग्रेट। 5000। अच्छा, एक इसने मांगा था ईओक्यू, दूसरा इसने कहा है अ वेंडर हैज ऑफर्ड टू CL a quantity discount of 2% on all orders of minimum of 7500 kgs. Advise CL whether the offer may be accepted. अच्छा, अब हम क्या करेंगे, एक हम कैलकुलेशन करेंगे ईओक्यू पे, और दूसरी हम कैलकुलेशन करेंगे बल्क क्वांटिटी पे, जो कि इसने दी है 7500 की। तो Q की वैल्यू क्या रखेंगे, ईओक्यू में Q की वैल्यू रखेंगे हम 5000 केजीज, और बल्क में रखेंगे 7500 केजीज। अच्छा, अब हमारा सॉल्व करने के तरीके में क्या होता है, हम पहले रखते हैं परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं, डी मल्टीप्लाई बाय परचेज कॉस्ट। अब हमारी एनुअल डिमांड है 75,000 केजीज और परचेज कॉस्ट है 600। 75,000 केजीज, परचेज कॉस्ट 600, 45 मिलियन। और वेंडर ने डिस्काउंट कितना ऑफर किया है, 2%। तो करने का एक तरीका, 600 का 2% निकाल लें, यानी 588 का पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 75,000 केजीज, 44 मिलियन 100। या फिर हमने जो पहले ही कैलकुलेट की थी 600 मल्टीप्लाई बाय 75,000, 45 मिलियन जो हमारी कॉस्ट आई थी, इस पे ही 2% डिस्काउंट हम उठा लें, तो 44 मिलियन 100 हमारी कॉस्ट आ गई। इन दोनों के दरमियान अगर आप डिफरेंस देखें, तो डिफरेंस है 9 लाख का।
अच्छा, दूसरा, हम जब होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो एवरेज इन्वेंट्री निकालने का तरीका अब क्या बनेगा? Q डिवाइडेड बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक। एक बात याद रहे कि सेफ्टी स्टॉक का रीऑर्डर क्वांटिटी से कोई भी ताल्लुक नहीं होता। सेफ्टी स्टॉक का ROQ रीऑर्डर क्वांटिटी से कोई भी ताल्लुक नहीं होता। लिहाजा आप EOQ को फॉलो करें, चाहे आप मैनेजमेंट की करंट ऑर्डरिंग पॉलिसी फॉलो करें या चाहे आप बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट की तरफ जाएं, आपकी सेफ्टी स्टॉक क्योंकि सेम रहेगी तो उससे आपकी सेफ्टी स्टॉक और उसकी होल्डिंग कॉस्ट का फर्क नहीं आएगा। हेंस अगर आप कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से होल्डिंग कॉस्ट सिर्फ Q डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय होल्डिंग कॉस्ट पर एनएम पर केजी करें तो भी आपके कंपैरिजन में कोई भी फर्क नहीं आएगा, क्योंकि सेफ्टी स्टॉक तो दोनों सूरतों में बराबर ही है। लेकिन एग्जामिनर को हम लूज एंड नहीं दे सकते। हालांकि हमारे आंसर, नेट आंसर पे कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन हमें पता होता है कि हमारी जो आईकैप में मार्किंग पॉलिसी होती है वो मार्किंग होती है स्टेप स्टेप के बेसिस पे। तो अगर हमने कोई एक स्टेप स्किप कर दिया, हालांकि हमारे अल्टीमेट आंसर पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, हमारे जो कंक्लूजन बैठेगा वो बराबर ही बैठेगा, लेकिन हम ऐसी गलती फिर भी करना पसंद नहीं करेंगे। ओके, बाकी क्वेश्चन आप लोगों के सामने आंसर मैंने शेयर कर दिया था और आप लोगों ने ट्राई करके मुझे भेजा भी है। सिर्फ एक चीज जो हम इसमें देख रहे थे कि उसने परचेज कॉस्ट हमें दोनों नहीं दिखाई है। इसने ईओक्यू देखो 5000 निकाला, ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाली दोनों पे, होल्डिंग कॉस्ट निकाली दोनों पे, सिर्फ और सिर्फ 9 लाख रुपए का जो वेंडर की ऑफर पे हमें बच रहे हैं, 9 लाख रुपए सेविंग हो रही है डिस्काउंट, वो उसने वहां से माइनस कर दिया। तो हमारी सेविंग जिस तरह हमने अभी किया वैसे करें या जिस तरह एग्जामिनर ने सॉल्व किया है वैसे करें, हमारे आंसर पे कोई भी फर्क नहीं आना चाहिए। बासित क्लियर है? बासित, आपका सवाल मेनली ये आ रहा था कि परचेज कॉस्ट की वजह से डिफरेंस आएगा। बिल्कुल आएगा। हमारे करने का तरीका यह था कि हम ईओक्यू पे परचेज कॉस्ट अलग रख रहे थे और बल्क पे परचेज कॉस्ट अलग रख रहे थे। चलो, ग्रेट हो गया। अभी किसी को कोई ईओक्यू में अब तक कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करें। और हमें मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस से हमारा मैक्सिमम मकसद यही है कि जितना ज्यादा आप अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करेंगे उतना ही हमें पता चलेगा कि आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ओके, ये एक और क्वेश्चन देख लें। इसमें मैं आपको सिर्फ एक चीज बता दूं, शायद आपको पहले पता भी हो, लेकिन मैं इंश्योर करूं कि आपको आती है कि नहीं आती। ओके, आप पहले मुझे ये बताएं कि क्या आपको अंदाजा है कि व्हाट इज मार्केट साइज एंड मार्केट शेयर? यस, एनी आइडिया व्हाट इज मार्केट साइज एंड मार्केट शेयर?
देखिए, मार्केट साइज का मकसद होता है कि एक मार्केट के अंदर कितने यूनिट्स सेल होते हैं टोटल। मिसाल हम ये पूछें कि पाकिस्तान में एक साल में कितनी गाड़ियां बिकती हैं, या पाकिस्तान में एक साल में कितने मोबाइल फोन्स बिकते हैं, तो पूरी मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट के कितने यूनिट्स सेल होते हैं, इसको हम कहते हैं मार्केट साइज। मार्केट शेयर का मकसद कि उस मार्केट में हमारी कंपनी के कितने यूनिट्स बिकते हैं एज अ परसेंटेज। लाइक अगर हम ये देखें कि पाकिस्तान में या हैदराबाद की मार्केट में, अगर हम ये कहें कि हैदराबाद की मार्केट में एक साल में 60,000 कार्स सेल होती हैं, तो ये क्या कहलाएगा, मार्केट साइज। और हम ये देखें कि इस 60,000 में टोयोटा की कितनी गाड़ियां बिकती हैं। अगर हम ये कहें कि इसमें से 70% गाड़ियां टोयोटा की होती हैं, दैट मीन्स 42,000 कार्स जो है वो टोयोटा की बिक रही हैं। ये कहलाएगा टोयोटा का मार्केट शेयर। ठीक हो गया। ओके, तो एक हमने देखा कि 60,000 कार्स अगर बिकती हैं तो ये मार्केट साइज है। उसमें से हमारी कंपनी की गाड़ियां कितनी बिकती हैं, इसको मार्केट शेयर कहते हैं। अच्छा, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मॉडर्न डिस्ट्रीब्यूटर्स लिमिटेड is a distributor of Carlton, which is used in various industries and its demand is evenly distributed throughout the year. Evenly distributed throughout the year यानी EOQ की जो पहली assumption थी, ये उसको मीट कर रहा है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या कह रही है, compute the amount of saving that can be achieved if MDL adopts the policy of placing orders based on economic order quantity। आपको ये बताना है कि अगर हम EOQ की तरफ आते हैं तो क्या हमें कुछ बचत होगी, अगर होगी तो कितनी होगी। दैट मीन्स कि हमें डेटा वही चाहिए, हमें डी चाहिए यानी एनुअल डिमांड, हमें CO चाहिए यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, और हमें CH चाहिए यानी होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। Related information is as under. Annual demand in the country is 240,000 tons. ये डिमांड किस में है, पूरे मुल्क में है। पूरे मुल्क में इतनी डिमांड है, इसका मकसद ये कार्ल्टन की क्या है, मार्केट साइज है।
whereas MDL's share is 32.5% thereof, और उसमें MDL का हिस्सा कितना है? 32.5%. कितना बना? करेक्ट, 78,000. इसका मकसद जब पूरे मुल्क में पूरे साल में, ये बड़ा जरूरी हाईलाइट करना कि ये एनुअल है कि नहीं है, ये वाजे तौर पे लिखा हुआ है कि दिस इज एनुअल. तो पूरे साल में जब पूरे मुल्क में 2,40,000 टन बिकते हैं कार्टन के, उसमें हम बेचते हैं 78,000 टन. हमारे सर में दर्द 78,000 टन का होना चाहिए, बिकॉज हम जो डिमांड करेंगे, हम जो इन्वेंट्री बाय करेंगे, वो उतनी ही करेंगे. ओके, मार्कअप मार्जिन आप लोगों ने पहले अकाउंटिंग में अच्छे तरीके से पढ़ा होगा. मार्कअप कॉस्ट पे लगता है, मार्जिन सेलिंग प्राइस पे लगता है, परसेंटेजेस होती हैं, उसको किस तरीके से घुमाया जाता है. तो नोट नंबर 2 कह रहा है कि एवरेज सेल प्राइस इज 22,125 rupees per ton, whereas the profit margin is 25% of cost. अच्छा, इसने उलझा दिया है, लिखा है मार्जिन और लिखा है ऑफ कॉस्ट. तो ये बेसिकली मार्जिन नहीं है, ये मार्कअप है. लेकिन बहरहाल इसने क्योंकि वाजे किया कि कॉस्ट पे लगेगा, तो आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू पीपल टू टेल मी द परचेज कॉस्ट. हाउ मच इज परचेज कॉस्ट? $17,700 का आंसर आ रहा है. देखते हैं हाउ मच इज द परचेज कॉस्ट. ओके, सबका आंसर है 17,700. तो हम परचेज कॉस्ट कैसे निकाल रहे हैं? सेलिंग प्राइस की मदद से. दैट सेलिंग प्राइस इज 22,125. This includes markup of 25%. तो उसकी परचेज कॉस्ट निकालने के लिए हमने इसको 125% ग्रॉस अप किया. सो द परचेज कॉस्ट इज 17,700 पर टन. ठीक हो गया. अब देखिए, इसमें थोड़ा इसने गेम खेला हमसे ना, और एग्जामिनर यकीनन ऐसी चीजों को घुमाता रहेगा. ऐसा नहीं समझना कि जैसे पहले क्वेश्चंस दिया करता है बस वैसा ही हमें क्वेश्चन देगा, घुमाएगा, बेहतरीन घुमाएगा. अच्छा चलो, हमें डिमांड पता चल गई है. फिलहाल देखें आगे कोई ट्विस्ट ना आ जाए,
लेकिन जहां तक हमने पढ़ा है हमें डिमांड पता चल चुकी है और हमें कॉस्ट पता चल चुकी है. The annual variable cost associated with purchasing department are expected to be 4,224,000 during the current year. It has been estimated that 10% of the variable cost relate to purchase of Carlton. ओके तो हमें इसने परचेसिंग डिपार्टमेंट की एनुअल वेरिएबल कॉस्ट बताई है. ये अब तीसरी बार आ चुका है. पहले क्वेश्चन में हमें इसने प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट की एनुअल कॉस्ट बताई थी जिसमें फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों शामिल थे. 60% वेरिएबल था, 40% फिक्स था. अच्छा, दूसरा इसने चोको किंग लिमिटेड में सेम टेक्निक खेली और उसने चोको किंग में प्योरली वो बताया जो कि वेरिएबल था. इसमें फिर से रिपीट किया है. The annual variable cost associated with purchasing department are expected to be 4,224,000 during the current year. It has been estimated that 10% of the variable cost relate to purchase of Carlton. लेकिन हमें number of orders नहीं पता. Presently, MDL follows policy of purchasing 6,500 tons at a time. अच्छा, आप मुझे बताओगे कि अभी हमारी नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं? अभी कंपनी के नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं? ओके, 12. हमास का आंसर है 12. एनीवन एल्स? हाउ मच इज डिमांड? हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स एज डी डिवाइडेड बाय क्यू, यानी आपको पूरे साल में कितने यूनिट्स चाहिए. हमने ऊपर कैलकुलेट किया था कि हमें पूरे साल में चाहिए 78,000 टन डिवाइडेड बाय करेंटली. करेक्ट. हमजा का भी आंसर है 12 एंड अब्दुल बासित भी 12 एंड डिवाइडेड बाय करंट ऑर्डरिंग पॉलिसी हमारी है ऑफ ऑर्डरिंग 6,500 टन. तो अगर आप 6,500 करके खरीदेंगे तो आपको 12 बार ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ेंगे जो कि आपके करंट ऑर्डर्स हैं. ये हमारे सिर्फ कार्ल्टन के ऑर्डर्स हैं, पूरी कंपनी के ऑर्डर्स नहीं है. अगर ये बताता कि पूरी कंपनी के इतने ऑर्डर्स हैं तो हम देख सकते हैं हमारे पास परचेसिंग डिपार्टमेंट की दो कॉस्ट्स हैं. क्वेश्चन में बताया है कि परचेसिंग डिपार्टमेंट का खर्चा 42,24,000 रुपए है. क्या मुझे इसको नंबर ऑफ ऑर्डर से डिवाइड करना चाहिए या फिर पहले मुझे कार्टन की कॉस्ट निकालनी चाहिए? तो ऊपर इसने बताया है कि 10% ऑफ वेरिएबल कॉस्ट रिलेट टू परचेज ऑफ कार्टन.
मैं क्विक रिपीट बता रहा हूं कि अगर जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स 12 हैं, ये पूरी कंपनी के होते, जिस तरह चोको किंग में हमें बताया था, चोको किंग में जो 120 ऑर्डर्स थे, वो सिर्फ कोको पाउडर के नहीं थे, वो पूरी कंपनी के थे। तो हमने पूरी परचेसिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट को पूरी कंपनी के ऑर्डर से तकसीम किया था। लेकिन यहां पे क्योंकि ये 12 जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कार्टन के हैं, तो हम इसका निकालेंगे 10%। ये बन जाएगा 4,22,400 और उसको हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑर्डर से, 12 ऑर्डर्स। तो हमारी कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी बनेगी? $35,200। ओके, मैंने 400 मिस किया। 35,200। ओके ग्रेट, 35,200। हमें डिमांड पता चल गई, हमें परचेस कॉस्ट पता है फिलहाल, और हमें नंबर ऑफ ऑर्डर्स एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट पता है। बाकी रहेगी होल्डिंग कॉस्ट। ओके, carrying cost is estimated at 1% of cost of material। कार्टन की परचेस कॉस्ट तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, उसकी जो होल्डिंग कॉस्ट है वो 1% है। कार्टन की परचेस कॉस्ट हमने कितनी कैलकुलेट की थी? 17,700। इसका 1% कितना बनेगा? 177 पर टन। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में एक लिमिटेशन ये है कि इसने ये 1% पर मंथ है, पर डे है, पर क्वार्टर है, पर वीक है, नहीं बताया, जो कि इसकी तरफ से एक फॉल्ट है। अगर ये पर मंथ होता तो हम उसको 12 से मल्टीप्लाई करते थे, पर वीक होता तो हम उसको 52 से मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन क्योंकि इसने कुछ नहीं बताया, तो हम इसको अपनी तरफ से पर एनम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारी परचेसिंग कॉस्ट इज होल्डिंग कॉस्ट इज 1% पर टन पर एनम। ओके, सो नाउ वी हैव गॉट ऑल द डेटा। हमारे पास एनुअल डिमांड भी है, होल्डिंग कॉस्ट पर टन पर एनम भी है, और ऑर्डरिंग कॉस्ट भी मौजूद है। ओवर टू यू, गिव मी EOQ।
5570 Hamas. Hamza 5570. Okay. समझ ठीक है. रहमान बासित good. 5570. Rafe. Okay, good. 5569.8. Okay, good. Ramsha. Okay. Answer सबका same है 5570. Let's calculate quickly. 2 और ordering cost आपने मुझे बताई थी 35,200 ना. और डिमांड हमने कैलकुलेट की थी 78,000. डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर टन पर एनम 177. Correct. It is 5570. सेट हो गया. अब हमें जो इसने डायरेक्टली ईओक्यू मांगा तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली ईओक्यू जरूर मांगा है, बिकॉज इसकी रिक्वायरमेंट है कंप्यूट द अमाउंट ऑफ सेविंग्स दैट कैन बी अचीव्ड इफ एमडीएल adopts the policy of placing orders based on economic order quantity. अच्छा, अब हमारे पास दो चीजें हैं. एक हमारे पास Q की वैल्यू है EOQ, और दूसरा है मैनेजमेंट्स करंट ऑर्डरिंग पॉलिसी. EOQ में Q की वैल्यू है 5,570, जबकि मैनेजमेंट अपनी तरफ से जो ऑर्डर्स प्लेस कर रही है वो 6,500 टन का है. हम तीन कॉस्ट रखते हैं, एक परचेज कॉस्ट, दूसरी होल्डिंग कॉस्ट, तीसरी ऑर्डरिंग कॉस्ट. परचेज कॉस्ट अगर हम इस केस ओके, वजह बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि हम 5,570 करके खरीदें या 6,500 करके खरीदें, कोई फर्क नहीं पड़ता. हमारी परचेज कॉस्ट सेम ही रहेगी. तो इसमें अगर हम परचेज कॉस्ट नहीं भी रखते तो चलेगा. बाकी आप मुझे इसमें होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करके दोगे. क्वेश्चन का लास्ट नोट पढ़े. मॉडर्न डिस्ट्रीब्यूटर लिमिटेड मेंटेन्स बफर स्टॉक ऑफ 2,000 टन्स. तो हम होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट किस तरीके से करेंगे? Q डिवाइडेड बाय 2 प्लस बफर स्टॉक मल्टीप्लाइड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर टन पर एनम.
ओके दोनों वैल्यूज मुझे बताएं कि ईओक्यू पे आपकी होल्डिंग कॉस्ट कितनी आ रही है और करंट पॉलिसी पे आपकी होल्डिंग कॉस्ट कितनी आ रही है। फिर वैसे हमें पता है कि ईओक्यू पे ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट दोनों बराबर आती हैं। इस केस में नहीं आती हैं, मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूं। एक हम करते हैं Q डिवाइडेड बाय 2 और सेफ्टी स्टॉक की होल्डिंग कॉस्ट हम अलग से रख के देख लेते हैं। तो ईओक्यू पे इट इज 5570 डिवाइडेड बाय 2 या गया एवरेज मल्टीप्लाई बाय 177 तो 4,92,000 945 ये हमारी एवरेज स्टॉक की होल्डिंग कॉस्ट प्लस सेफ्टी को भी प्लस कर दें तो सेफ्टी इज 2000 टन्स। इसको हम 2 से डिवाइड इस वजह से नहीं करते क्योंकि पूरा साल ऐसे ही रहेगा और उसको मल्टीप्लाई करते हैं 177 दिस इज 3,54,000। ये दोनों केस में सेम रहेगी। इट इज 846,945 ठीक है, सबका सही आंसर है 8,46,945। अच्छा और करंट ऑर्डरिंग में 6 मल्टीप्लाई 177 57250 प्लस सेफ्टी स्टॉक वॉस 3,54,000 929,250 करेक्ट। ये आपने हमजा ने भी दिया है, राफे ने भी दिया है, हमास ने दिया है और रमशा ने दिया, ठीक है। तो 929,250। अच्छा ये आ गया हमारी होल्डिंग कॉस्ट। अब हम इसको रखते हैं दूसरी ऑर्डरिंग कॉस्ट। पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ ऑर्डर्स D divided by Q, number of orders multiplied by ordering cost. Yes, go ahead. Correct. Okay, so EOQ पे हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने बैठ रहे हैं? एनुअल डिमांड है 78,000 डिवाइडेड बाय EOQ सजेस्टेड कि आप 5570 मंगवाए तो 5570 नंबर ऑफ ऑर्डर्स है 14 मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट वाज 35,200 इट इज 4,92,926। अच्छा अब आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारी जो ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट है वो राउंड अप डिफरेंसेस को हटा के बराबर आ रही है, जो कि हम डे 1 से डिस्कस करते आ रहे हैं कि EOQ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड होल्डिंग कॉस्ट एनुअल हमेशा बराबर आएगी। सेफ्टी स्टॉक की वजह से ये बराबर नहीं आती बिकॉज EOQ अज्यूम करता है कि सेफ्टी स्टॉक है ही नहीं, रखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमारा जो लीड टाइम है और जो कंजम्पशन है वो दोनों कांस्टेंट है। जब भी अनसर्टेनिटी नहीं होती तो हम सेफ्टी स्टॉक नहीं रखते।
लेकिन खैर ये डिफरेंस हमने देखा कि सिर्फ उसकी वजह से आ रहा था। अच्छा, करंट पे देखते हैं। हमने नंबर ऑफ ऑर्डर्स तो ऊपर निकाले हुए थे, आई गेस 12 ऑर्डर्स थे। 12 ऑर्डर्स मल्टीप्लाई बाय 35,200, 4,22,400। ठीक है, आंसर करेक्ट है सबके, 4,22,400। अच्छा, इसमें अगर आप परचेज कॉस्ट रख भी लेते हैं तो फर्क नहीं पड़ेगा, रख लेते हैं। वैसे रखने की जरूरत नहीं है। अगर कंपैरिजन की हद तक की बात है तो जब तक बल्क डिस्काउंट ना हो, परचेज कॉस्ट रखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परचेज कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं? पूरे साल में आप कितना खरीदेंगे, मल्टीप्लाई बाय परचेज कॉस्ट। ओके, तो पूरे साल में हम खरीद रहे हैं 78,000 टन, मल्टीप्लाइड बाय, आपने मुझे परचेज कॉस्ट ऊपर मार्जिन के थ्रू बताई थी 17,700। ये आ गया 1,380,000 एंड 600,000। 1,380,000,000 600,000। ये दोनों सूरतों में बराबर है, तो जब दोनों सूरतों में बराबर होगी तो उसको रखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर बल्क डिस्काउंट होता तो फिर डिफरेंस आता। ओके, नाउ प्लीज टोटल ईओक्यू का टोटल कितना आ रहा है? होल्डिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, परचेज कॉस्ट। हमारे ये ईओक्यू पे है 1381 939 871। ठीक है, एंड 1,351,951,650। ठीक है, दोनों में डिफरेंस चेक करें। ईओक्यू पे खर्चा कम है 11,779। हमास का आंसर है 11,779। अच्छा, पहले अगर आप परचेज कॉस्ट को हटा के कैलकुलेट करे थे तो भी सेम आ रही थी। हेंस परचेज कॉस्ट को इस मामले में घसीटना वैसे इरेलेवेंट है, लेकिन एग्जामिनर का भरोसा हम कोई नहीं करते, क्योंकि मार्किंग स्कीम में अगर उसने इस चीज पे भी मार्क्स डाल दिए कि परचेज कॉस्ट भी उसमें लिख दिया सजेस्टेड आंसर्स के अंदर, तो जो मार्कर होता है, क्योंकि एग्जामिनर ये सारे क्वेश्चंस पेपर्स चेक नहीं करते, अक्सर आंसर्स नहीं चेक करते, उसमें मार्कर्स होते हैं। तो मार्कर्स को पूरा एक्सप्लेन करके रखा जाता है कि क्या चीज किस तरीके से मार्क करनी है। तो बेहतर होगा कि हम अपने तरफ से कोई रिस्क नहीं लेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो बेहतर है कि आप तीनों कॉस्ट, जिसमें परचेज कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, तीनों ही रख दें, ताकि हमारे पास डिडक्शन की कोई गुंजाइश ना बचे। दैट्स इट। किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। ग्रुप के अंदर जो भी मैं अभी क्वेश्चंस भेजूंगा उसमें से आपने यूं अज्यूम करना है कि जैसे आप एग्जाम में बैठे हैं और आपके सामने वो क्वेश्चन आ गया है,
तो उन आधे घंटे 30 मिनट्स के अंदर या 20 मिनट के अंदर, लेट्स से, अभी टाइम का रेस नहीं है कि अगर किसी को भी सॉल्व करना है तो यूं समझ लें कि जैसे हमारे पास इसके आंसर्स मौजूद हैं ही नहीं। बिकॉज अपने साथ अगर थोड़ी सी भी नरमी करोगे ना, आप कहेंगे कि खैर है, देख लेते हैं कि मैंने सही किया है या नहीं किया, तो आप कभी भी एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाएंगे। करना आपने क्या है कि आपने उस क्वेश्चन को ऐसे अटेम्प्ट करना है जैसे अब तक उसका सजेस्टेड आंसर बना ही नहीं है। और आपको अगर इस बात का खौफ है कि मेरा पेपर जाया हो जाएगा, कागज जाया हो जाएगा, होने दो। आपकी मेहनत जाया हो जाएगी, होने दो। आप पूरा का पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो एक बार। अगर आपको एक स्टेप करने के बाद डर लगता है कि अगर ईओक्यू गलत आ गया तो आगे मैं पूरी परचेस कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट करके बैठ जाऊंगा या बैठ जाऊंगी और मेरा पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाए, तो क्या ना, क्यों ना मैं ईओक्यू पहले चेक कर लूं। नहीं नहीं नहीं, अपने साथ बिल्कुल नरमी नहीं करो। हमारे पास एग्जाम में प्रेशर की वजह से क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है। और वो कॉन्फिडेंस शैटर होने की वजह क्या होती है कि हम आदी होते हैं आधा क्वेश्चन करने के फौरन बाद हम चेक करते हैं कि हमने सही किया है या नहीं किया। एक स्टेप करने के बाद फिर हम चेक करते हैं कि हमने सही किया या नहीं किया। उस वजह से क्या होता है, हमारा ब्रेन इस बात पे ट्रेन ही नहीं होता कि हम पूरा का पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। सो व्हाट इज सजेस्टेड कि आप पूरा का पूरा क्वेश्चन अपने एंड पे सॉल्व करो, जो भी मैं आपको ग्रुप पे भेज रहा हूं। पूरा का पूरा गलत हो जाए तो होने दो, गलत मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, पहली बात तो हमास ने अच्छा हाईलाइट किया कि आप बताओ अगर ग्रुप में कोई एडिट नहीं है तो बता दें, बिकॉज जितना हमारे इल्म में था हमने ग्रुप में सबको ऐड कर दिया है। अगर कोई नहीं है तो वो हमास को या मुझे प्राइवेट में व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे, हम उसको ऐड कर देंगे ग्रुप में। ईओक्यू वैसे तो ये बात वाजे कहता है कि देयर इज नो बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट, लेकिन किसी क्वेश्चन के अंदर सप्लायर जबरदस्ती भी हमें बल्क डिस्काउंट दे रहा होता है। मिसाल, हमारा मिनिमम ऑर्डर भी 500 केजी तो रहेगा ही रहेगा। बुरे से बुरा भी अगर हम ऑर्डर करेंगे ना तो 500 केजी तो बड़ा मजाक मस्ती में ही हम ऑर्डर मार देंगे। सप्लायर हमें ये कहता है कि अगर आप मुझसे 200 केजी भी खरीदोगे ना, मैं डिस्काउंट दे दूंगा। अब ईओक्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, वो जा रहा है कोई 800 पे, 1000 पे, 1200 पे, और सप्लायर की हालत ये है कि वो हमें 200 केजी पे भी डिस्काउंट दे रहा है। अब हम हाथ लेके उस डिस्काउंट को काटेंगे नहीं भाई। अगर डिस्काउंट का लेवल ऊंचा है, यानी हमें ईओक्यू को बाईपास करना पड़ेगा उस डिस्काउंट को अवेल करने के लिए, तो हम ईओक्यू में अज्यूम करते हैं कि बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट है ही नहीं। मैंने डिस्काउंट का लेना नहीं था कि ना चाहते हुए मिलेगा तो हम उस बल्क डिस्काउंट को अज्यूम करेंगे, ले लेंगे, बिकॉज सप्लायर ने बल्क डिस्काउंट बराए मजाक रखा हुआ है। हमें उसके लिए बल्क डिस्काउंट अवेल करने के लिए बल्क में ऑर्डर ही नहीं करना पड़ रहा, वो महज एक ट्रेड डिस्काउंट है जो कि आप बस ऑर्डर प्लेस करो और आपको मिल जाएगा। इन दैट केस यहाँ पे देखो, हमें वैसे मिल रहा था 10% डिस्काउंट, अब मिलेगा 8% डिस्काउंट। अब ईओक्यू पे आने के बावजूद भी डिस्काउंट मिल रहा है, हम क्या करें? तो हम इस 8% वाले डिस्काउंट को अज्यूम करेंगे। तो इसलिए मैं पहले कहा था कि हमारी जो परचेस कॉस्ट है वो 900 रुपए है, जो कि 10% डिस्काउंट के बाद है। लेकिन ईओक्यू पे आएंगे अगर, तो हमारा वो 10% वाला डिस्काउंट छूट के 8% रह जाएगा। तो हमने इसको ग्रॉसअप किया, यानी बिफोर डिस्काउंट निकाला 1000 और उस पर सिर्फ 8% डिस्काउंट क्लेम किया। हमारा क्लियर है? कंफ्यूजन है तो आप अभी भी पूछ सकते हैं। ओके,